हेलो एवरीवन। जो भी स्टूडेंट्स इस बार टर्म फर्स्ट का एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड ने इस बार जो है 2 टर्म्स में एग्ज़ामिनेशन को डिवाइड कर दिया है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। जो भी स्टूडेंट्स इस बार सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का एग्ज़ामिनेशन नवंबर में देने जा रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का साइंस का पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, इस पेपर के हिसाब से ही आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो करनी है, और सिलेबस में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप वहाँ से जाकर अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से अटैम्प्ट करना है, जिससे आपका जो है जो स्कोर है क्लास 10th का वो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। तो देखिए, इस बार जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका 90 मिनट्स का होगा टर्म फर्स्ट का, और उसमें 3 सेक्शंस आपके होंगे। ठीक है, 3 सेक्शंस होंगे आपके, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में ए सेक्शन में आपके 24 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तीसरी चीज़ सेक्शन बी है, जो कि उसमें भी आपके 24 क्वेश्चन होंगे, उसमें से भी आपको 20 अटैम्प्ट करने होंगे। और सेक्शन सी में आपके 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ओनली 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात ये है कि सभी को MCQ मिलेंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से ही आपको एक को टिक करना है। और दूसरी एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये भी है कि कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाली है, तो आप सभी लोगों को सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप उसको अटैम्प्ट करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप उसको अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको पूरा ही पेपर करके आना होगा, जिससे आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का पेपर देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको इस बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि रीमा टुक 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? रीमा क्या लेती है, 5 ml लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेती है बीकर में, और उसमें वो ऐड करती है 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी, जब वो इन दोनों को मिक्स करेगी तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और उसको जो है येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है वो जो सॉल्यूशन है उसमें बैठ जाता है नीचे नीचे, उसी को हम पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा येलो प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सभी क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन जो है खुद से भी अटैम्प्ट करने हैं, ताकि आप ये चेक कर सको कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे चल रही है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से आई है साइंस के। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने चैप्टर 1 तो किया ही होगा। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, आपको बताना है कि जो गैस ए है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बबल्स फॉर्म में जो गैस निकलती है इस एक्सपेरिमेंट में, तो वो कौन सी गैस है। तो देखो, जब आप बर्निंग कैंडल को पास में लेकर जाते हो तो पॉप साउंड आपको सुनाई देता है। ये आपकी जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसका होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ना आपको पॉप साउंड, अगर आपके क्वेश्चन चेंज होकर भी आ जाता है कि पॉप साउंड जो है वो कौन सी गैस देती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका चैप्टर नंबर 2 से आया है, जो कि आपके केमिस्ट्री का चैप्टर है, साइंस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आपने पढ़ा होगा वो चैप्टर तो उसमें आपने देखा होगा कि जब मेटल को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि मेटल को अगर हम किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मेटल का सॉल्ट मिलता है और साथ में गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। तो कौन सी कॉम्बिनेशन करेक्ट है आपको ये बतानी है। ठीक है, तो कॉपर में बताइए गैस इवॉल्व होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो कॉपर में जो है गैस इवॉल्व नहीं होती है। आयरन में गैस इवॉल्व होती है नहीं होती है। यस, आयरन में जो है गैस इवॉल्व होती है। ओके, नाउ मैग्नीशियम में जो है गैस इवॉल्व होती है, बट इन्होंने लिखा है नो, तो ये भी गलत हो जाता है। और जिंक में भी गैस इवॉल्व होती है, तो यस। तो ये आपके आयरन में और जिंक में गैस इवॉल्व होती है, तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2nd एंड 4th। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप सभी लोग टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इन चारों में से आपको बतानी है कि कौन सी इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। ओके, यानी कि जो नंबर ऑफ आपके एटम्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि ये फर्स्ट वाला में तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले में आयरन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। ओके, बी पार्ट में देखो आयरन यहाँ पे 3 है, आयरन बैलेंस्ड है। ओके, यहाँ पर आपका H2 भी बैलेंस है, और साथ में आपका ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस्ड है। तो इट मीन्स कि आपका जो बी पार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
ओके, नाउ सी पार्ट में देखो, सी में आपका आयरन बैलेंस नहीं है। ओके, आयरन जो है वो यहाँ पर बैलेंस्ड है और साथ में जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाता है। डी पार्ट में आयरन आपका बैलेंस है लेकिन आपका हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, केमिकल इक्वेशन, वो आपकी बी पार्ट होगी, तो बी पे आप लोग टिक लगाएंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, acid plus alkali gives salt plus water, the pH of the solution changes as we add excess of acid to an alkali। यानी कि आपको पता है कि pH जो होता है वो आपका 0 से 14 के बीच में लाई करता है, ठीक है। जो आपका 7 होता है वो आपका न्यूट्रल होता है और 7 से अबव अगर हम जाते हैं तो वो आपका अल्कलीज होते हैं और 7 से बिलो जो होता है वो आपके एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताई गई है एक इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। एसिड में आपने अल्कली मिलाया तो उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हम एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं विद अ बेस, तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको बताना है कि अगर हम एक्सेस में एसिड डाल देते हैं अल्कली में तो कौन सा पीएच सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो अगर आप एक्सेस अमाउंट में डालते हो तो आपका जो अल्कली है वो एसिड हो जाएगा, क्योंकि उसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट्स वाई उसका जो pH है वो बहुत ही कम होगा, तो डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे कम नीचे वही है और मैंने आपको बताया जितना आप नीचे जाओगे उतना ही आपकी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इट मीन्स आपका डी पार्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें देख सकते हो आप, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण उसको डिस्प्लेस कर देता है। ओके, खुद सल्फेट वाले पार्ट के साथ जुड़ जाता है और फेरिक सल्फेट बनाता है और साथ में कॉपर जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी ही होगी। साथ में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, इसको आपने देखना है अच्छे से और आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन का बताना है। तो इस इक्वेशन में क्या हुआ है कि इस इक्वेशन में आपका जो आयरन है वो उसने ऑक्सीडाइज हो गया, वो आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है और आयरन ही रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 7th क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, यानी कि जब आप कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाते हो तो कौन सी रिएक्शन वो होगी, तो वो आपकी रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों होगी, क्योंकि जो आपका कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट आपको मिलेगा, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कॉपर को अगर आप ऐसे ही मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ दो तो वो रिएक्ट कर जाता है और उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है। तो आपसे बस यही पूछेगा कौन सा रिएक्शन है, तो ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन चारों में जो आपका जो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस है उसको रिप्रेजेंट जो कर रहा है सही करेक्टली, तो वो है आपका बी पार्ट, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका पेरेंट एसिड जो है और ये आपका पेरेंट बेस है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, अगर आपके हाथ पे वो लग जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा बर्निंग होगी आपको, ठीक है। आपका हैंड जो है वो बर्न हो जाएगा अगर हाथ पे वो लग जाएगा। तो जब भी हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब उसमें H+ की कंसंट्रेशन को कम करते हैं, तो उसके लिए हमें उसमें वाटर ऐड करना पड़ता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें जो है एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करना होता। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो एसिड जो है हमारे ऊपर ही स्प्लैश हो जाएगा, वो जिसमें एसिड रखा होगा वो भी पूरा क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाटर में हमें एसिड डालना पड़ता है, जिससे ये जो प्रोसेस है वो ईजिली हो पाए, डाइल्यूशन का प्रोसेस ईजिली हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एसिड को वाटर में डालना पड़ता है, साथ में हमें कांस्टेंट स्टिरिंग भी करनी होती है, ठीक है। उसको साथ ही साथ मिक्स भी करना होता है, अदरवाइज़ जो वो एसिड है वो एकदम से स्प्लैश होगा और आपके ऊपर ही आ जाएगा। तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, बाय एडिंग एसिड टू वाटर बाय कांस्टेंट स्टिरिंग। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाई इज इट
इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो आप सभी लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो कि अनबैलेंस्ड होती है। उसको हम बैलेंस करते हैं तो वो हमारी बन जाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हम क्यों करते हैं, तो आप सभी लोगों ने एक लॉ भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है, केयरफुली स्टडी द डायफ्रैगम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेवल A, B, C, D, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है आप यहाँ सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस को आप सभी रेड कर लेना, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्वेलाई। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर आप जिसने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा वो एल्वेलाई के बारे में जानता ही होगा कि जो एल्वेलाई होती हैं वो थिन वॉल्ड सैक होती हैं, सैक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका चैप्टर नंबर 6 से ही है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन A, B, C। आप जानते हो हमारी बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं, जो कि आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पार्ट से जो भी एंजाइम निकलता है, फर्स्ट आपका माउथ होता है, बकल कैविटी होती है, उसमें से आपका सेलिब्री अमाइलेज निकलता है। सेकंड आपका स्टमक होता है, स्टमक से आपका लाइपेज निकलता है, गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। थर्ड आपका क्या होता है, पैंक्रियाज होता है और लीवर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है वो आपको बताना है कि कौन सा एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एंजाइम का जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि फर्स्ट जो है आपका माउथ से सैलिवरी ग्लैंड से आपका माइलेज निकलता है। सेकंड आपका स्टमक से पेप्सिन रिलीज़ होता है, एंड आपका थर्ड जो है पैंक्रियास से आपका ट्रिप्सिन रिलीज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 6 से ही है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड ऑन, यानी कि जब आपके जो प्लांट होता है उसमें लीव्स में स्टोमेटास प्रेजेंट होता है जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जब उनके गैसेस का एक्सचेंज होता है तो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है उनके अंदर, उन पोर्स के अंदर होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो किसके ऊपर डिपेंड होती है। तो वो डिपेंड करती है वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। ठीक है, उसमें वाटर प्रेशर होता है, उस वाटर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन होंगे या क्लोज होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी आपका चैप्टर नंबर 6 का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग देख सकते हो, द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेबल्स 1 to 4। तो यहाँ पर आपको ब्लड सर्कुलेशन दिखाया गया है ह्यूमंस का, उसमें लेबलिंग की गई है 1, 2, 3, 4। अगर आपने अपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है तो उसमें आपने ये डायग्राम भी अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर लेबल्स दिए गए हैं, तो ये आपको करेक्ट लेबल जो है वो आपको उसका फंक्शन के साथ आपको बताना है कि एकदम करेक्ट लेबल कौन सा दिया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेना केवा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल। बाकी की जो 3 है ये गलत है, आप लोग इसको रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है कि आइडेंटिफाई द फेस ऑफ सर्कुलेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट बिलो, अलाउ इंडिकेट एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर शोन। तो आपको बताना है फेस ऑफ सर्कुलेशन इस फिगर में कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो आप सबको ये जो है बताना है। साथ में जो आपको एरोज दिख रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि जो आपका हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, उसमें से ये जो 2 चैम्बर्स हैं ये क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि जब आपके जो चैम्बर्स हैं वो यहाँ वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक चैम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और साथ ही वो जो है दूसरे पार्ट्स में भी पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आपका चैप्टर नंबर 6 का ही है। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर यहाँ पर दी गई है, डायग्राम्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट आपका बकल कैविटी, सेकंड आपको लीवर की पिक्चर दिख रही है, थर्ड में आपको स्टमक दिख रहा है, और नेक्स्ट आपको इंटेस्टाइन दिख रही है। ओके, यहाँ पर नीचे आपको मैचअप भी दिए हुए हैं, आपको मैचअप करना है कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 को आपने मैच कर देना है।
तो उस डायग्राम में जो फर्स्ट पार्ट है वो आपकी बकल कैविटी है, माउथ है, जहाँ पर क्या होता है इनिशियल फेस होता है वो आपका स्टार्च डाइजेशन का, यानी स्टार्च का जो डाइजेशन है सबसे पहले बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड जो था वो आपका लीवर था। तो लीवर जो है वो क्या काम करता है, इंक्रीज़ कर देता है एफिशिएंसी आपके लाइपेज एंजाइम एक्शन की। ओके, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड आपकी इंटेस्टाइन थी, उसमें क्या होता है ये एक साइट होती है इंटेस्टाइन जिसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो भी आपका इंटेस्टाइन का ही पार्ट था, जिसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। यानी कि जो लेंथ है आपकी वो डिपेंड करती है कि फूड ऑर्गेनिज्म कैसा खाता है। अगर कार्निवोर होगा तो उसकी इंटेस्टाइन छोटी होगी, एंड अगर वो हर्बीवोर होगा तो उसकी इंटेस्टाइन बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी पार्ट। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ। तो पेशेंट के टीथ को देखने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। तो डेंटिस्ट जो होता है वो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं क्योंकि वो बड़ी इमेज देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। तो 18th क्वेश्चन में विच डायग्राम शो इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस बना हुआ है, आपने रे डायग्राम्स पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर आप फिजिक्स के चैप्टर में आपने रे डायग्राम्स पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो ए होगा करेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इमेज जो है बिल्कुल करेक्ट बनी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इसके लिए आप सभी लोगों को पूरा अच्छे से रे डायग्राम करना होगा। मैं इस सिंगल वीडियो में आपको ये पूरा रे डायग्राम नहीं समझा पाऊंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। अगर पॉइंट सोर्स से आपकी लाइट पड़ती है मिरर के ऊपर तो कौन सा आपका मिरर है जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर और साथ साथ कॉन्वेक्स लेंस देगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला गया है कंसिडर दिस इंसिडेंसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का 1.52, एयर का 1.0003 एंड वाटर का 1.333। तो बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जिसमें आपकी लाइट जो है वो लाइट की जो स्पीड है वो सबसे कम होगी, उसको आपने सबसे पहले रखना है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना। तो सबसे पहले जो लाइट में जिसमें स्पीड लाइट की सबसे ज़्यादा होगी वो आपने आगे रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको जिसमें स्पीड जो है लाइट की कम होती जाएगी उसको आपने पीछे रखना है। तो जिसमें आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें जो है कम जो है स्पीड की लाइट होगी, सॉरी लाइट की जो स्पीड है उसमें ही सबसे कम होगी। तो आप सभी लोग देख सकते हो इन तीनों ही चीज़ों में सबसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो है एयर का। तो इसी वजह से उसमें जो लाइट है सबसे ज़्यादा स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इस वजह से जो एयर है उसमें जो है लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। और दूसरी चीज़ स्पीड जो है लाइट की वाटर में उसके बाद थोड़ी कम होगी, क्योंकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से थोड़ा ज़्यादा है एंड ग्लास का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस वजह से उसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी इन तीनों के मुकाबले। तो यहाँ पर आप लोगों को थर्ड पार्ट पे सी पार्ट पे टिक लगा लेना है। आगे बढ़ते 21 पे। तो यहाँ पर हम आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो डायग्राम के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको चैप्टर नंबर 6 के सभी डायग्राम बहुत अच्छे से करने हैं। और दूसरी चीज़ आप सभी लोगों को कमेंट करना है अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है। एंड साथ ही साथ आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो आपको बाकी के क्वेश्चन भी बहुत जल्द ही मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको इस बार दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों इस वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।